Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 8 of chapter 7 alternate current और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में ट्रांसफॉर्मर आपके लिए लेकर आया हूँ। ट्रांसफॉर्मर की आज हम कंप्लीट बात करेंगे। 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से बहुत इम्पोर्टेंट है। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर के बाद ये चौथा डिवाइस आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और ट्रांसफॉर्मर और इसी में एसी जनरेटर भी हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर डिवाइस है, हमारे सिलेबस के 6 से 7 डिवाइस हैं, उनमें से एक डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मर की बात पर ट्रांसफॉर्मर के बारे में आज डिस्कस करें। मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर क्या है, किस तरह का डिवाइस है, कितने तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्या है काम करने का, कंस्ट्रक्शन कैसी है और कहाँ यूज किया जा सकता है, और लॉसेस कितने होते हैं एनर्जी के। तो ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जिससे वोल्टेज इंक्रीज भी की जा सकती है और वोल्टेज डिक्रीज भी की जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसी को इंक्रीज कर पाओगे, एसी को डिक्रीज कर पाओगे, डीसी को इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकेगा। ये डीसी की एक डिसएडवांटेज है, ये एसी की एक एडवांटेज है कि उसे इंक्रीज किया जा सकता है, उसे डिक्रीज किया जा सकता है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। आप बाहर देखेंगे, अगर आप अपने घर के बाहर जाएं और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को ध्यान से देखें, तो जो बीएससीएस से आपको दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आपके घर के बाहर जो पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है, उस पर एक टैंकी रखी हुई है, ऑरेंज कलर में या ग्रे कलर में एक टैंकी रखी हुई है, वो ट्रांसफॉर्मर है। और वो क्या कर रहा है कि उससे ऊपर जो वायर्स हैं, उन मेन वायर्स में 11,000 वोल्ट दौड़ रहा है भाई, और उस टैंक ने नीचे लाकर उसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। आपके घर में जो सप्लाई दी जा रही है वो 220 वोल्ट पर दी जा रही है। और कभी आप एग्रीकल्चर लैंड में देखेंगे, तो आप एग्रीकल्चर लैंड पर एग्रीकल्चर फील्ड्स पर जाएंगे तो खेतों में वहां पर बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं और उनसे बहुत सारी वायर्स जा रही होती हैं। हाई टेंशन पावर बोल देते हैं उनको, हाई टेंशन लाइन होती है, और बच्चे चढ़ जाते हैं, लोग चढ़ जाते हैं उस पर, अपनी जिद पे आते हैं जब मनवाने के लिए। नहीं करना चाहिए ऐसा, बहुत खतरनाक है वो। और वहां पर 1,32,000 वोल्ट की सप्लाई है। तो कहीं पर वोल्टेज इतनी ज्यादा क्यों है, कहीं पर कम क्यों है? जब हमें 220 वोल्ट ही चाहिए है तो स्टार्टिंग से 220 क्यों नहीं भेज देते हैं? इतनी हाई वोल्टेज क्यों भेज रहा है? 11,000 वोल्ट क्यों भेज रहा है पावर स्टेशन आपको? और ट्रांसफॉर्मर का यूज क्यों कर रहा है उसे कम करने के लिए? फिर हमें घर में जब 220 वोल्ट चाहिए, स्टार्टिंग से ही 220 वोल्ट क्यों नहीं भेज रहा है? इन सब बातों के बारे में जानेंगे आज। और आपकी मोबाइल की बैटरी तो 4-5 वोल्ट पर चार्ज हो रही है, यानी आपका जो मोबाइल चार्जर एडेप्टर है वो 220 वोल्ट को और कम कर देता है। तो क्यों इंक्रीज करता है, कहीं पर क्यों डिक्रीज करता है, ये जानेंगे। लेकिन ये एडवांटेज है सबसे बड़ी, AC कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स का यूज कर AC को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, DC को नहीं कर पाएंगे। और तो ये काम ट्रांसफॉर्मर करने वाला है, तो इसी के बारे में जान लेते हैं भाई। तो इट इज अ डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर की बात आई है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it is an electrical device, it is an electrical device which can convert AC input low voltage into high voltage। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, एंड वाइस वर्सा।
एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब हाई को लो में कन्वर्ट कर सकता है और लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर सकता है। ये काम कर कर दिखा सकता है ट्रांसफॉर्मर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिवाइस है। इसकी एप्लीकेशंस बड़ी ही जबरदस्त हैं। और ट्रांसफॉर्मर अगर ऐसा कर सकता था तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होंगे। इस तरह से दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा जो लो वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इट इंक्रीजेस लो AC, it increases low AC input voltage, to high voltage पे ये इंक्रीज कर सकता है, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। और अगर डिक्रीज करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अगर वोल्टेज को डिक्रीज किया जा रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अगर वोल्टेज को इंक्रीज किया जा रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इट कन्वर्ट हाई AC input voltage into लो वोल्टेज। कम करेगा तो स्टेप डाउन है भाई, कम कर रहा है, डाउन ला रहा है वोल्टेज को, तो स्टेप डाउन है। इंक्रीज कर रहा है, अप कर रहा है, बढ़ा रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस which is used to convert low AC input into high AC input, or which can also convert high AC input into low। हाई को लो में कन्वर्ट कर सकता है और लो को हाई में भी कन्वर्ट कर सकता है। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। स्टेप अप जो लो को हाई में कन्वर्ट कर रहा है, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और स्टेप डाउन होता है जो हाई को डिक्रीज कर रहा है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो वोल्टेज इंक्रीज की जा सकती है, डिक्रीज की जा सकती है। कौन सी? AC को कर सकता है भाई, DC को नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मर में पहले ही लिख देता हूं यहां पर, इट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। इट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज DC। ये DC को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों है भाई कि DC को इंक्रीज या डिक्रीज ये नहीं कर सकता? मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताने जा रहा हूं और आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्यों नहीं कर सकता ऐसा, क्यों ये नहीं कर पाएगा ऐसा, ये DC को इंक्रीज या डिक्रीज क्यों नहीं कर सकता। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज लो AC इनपुट इनटू हाई AC आउटपुट, और दूसरा हाई इनपुट AC वोल्टेज इनटू लो AC। तो स्टेप अप है तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, अगर स्टेप डाउन है तो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। क्यों ऐसा कर पा रहा है ये जानेंगे हम। वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, सिर्फ AC को, DC को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाएगा। ये DC की डिसएडवांटेज है, और AC को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, ये AC की एडवांटेज है। ऐसा काम ट्रांसफॉर्मर करके दिखाएगा। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन, और प्रिंसिपल लिखता हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये DC को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता और AC को कर सकता है। तो इसके प्रिंसिपल की बात करी जाए तो इसका प्रिंसिपल ये है, ये इस प्रिंसिपल पर भी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हमने छठे चैप्टर में पढ़ा था, एक सेल्फ इंडक्शन होता है, अपने ही अंदर EMF इंड्यूस करना जब करंट चेंज होता है, और एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है,
एक कॉइल के अंदर करंट चेंज किया जाए और दूसरी कॉइल के अंदर क्या हो जाए, इंड्यूस हो जाए, उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो इट इज बेस्ड ऑन principle of mutual induction। it is based on the principle of mutual induction। ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, जिसका मतलब भी समझा देता हूं। when, इसका मतलब ये है when changing current flows in primary coil, an EMF is induced in the secondary coil। जब प्राइमरी कॉइल में, यानी एक कॉइल के अंदर मैं क्या करूंगा, पहली कॉइल के अंदर करंट को चेंज करूंगा, तो पास में रखी हुई नेबरिंग कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगी और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी फिनोमेनन को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है और ट्रांसफॉर्मर इसी म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको दिखा भी सकता हूं कि इसका प्रिंसिपल कुछ इस तरह की बात बता रहा है कि आप मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक ये कॉइल है यहाँ पर, और इस कॉइल को एसी के साथ, एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और ये प्राइमरी है पी, और इसके पास एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, जिस पर आपने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है। इसे जहां आउटपुट चाहिए आपको वहां एक रेजिस्टेंस लगाया है मैंने, तो इसको जितनी वोल्टेज मिलेगी वो आउटपुट वोल्टेज कहलाएगी। ये पास में रखी हुई दूसरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। ये ट्रांसफॉर्मर है। इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मर का एक बेसिक सा डायग्राम है। हम इस तरह से बता रहे हैं कि दो कॉइल है हमारे पास। ये प्राइमरी कॉइल जिस पे मैं इनपुट दे रहा हूं, क्या इनपुट है, ये एक एसी वोल्टेज है जिसे मैं इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूं। तो ये एसी जब फ्लो करेगा इस कॉइल के अंदर, तो इस एसी तो चेंज होता रहता है, तो इस कॉइल में करंट चेंज होगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस दूसरी वाली को क्रॉस करेगी, यानी फ्लक्स होगी, और इसमें से फ्लक्स चेंज होगी, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ज्यादा कब होगा, मतलब जितना इनपुट में लगाया उससे ज्यादा इंड्यूस कब करेगा, जितना इनपुट में लगाया उससे कम इंड्यूस कैसे करेगा, ये सारी बातें जानेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर किस बात पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। जब इस प्राइमरी में करंट चेंज होगा, सेकेंडरी में एक ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है और यही ट्रांसफॉर्मर है। इतना सिंपल सा ये डिवाइस है लेकिन बहुत काम का है। अब मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, अगर आप यहाँ एक डीसी लगाएंगे, तो डीसी तो कांस्टेंट होगा। डीसी अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं, और जब फ्लक्स में चेंज नहीं तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं। फैराडे ने कहा whenever the flux linked with a coil changes an EMF is induced। जब फ्लक्स चेंज होगी तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि एसी करंट तो कॉन्टिन्यूअसली मैग्नीट्यूड में और फिक्स टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज करता है। वो एसी कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग होगा और फ्लक्स चेंज होती रहेगी, और एक ईएमएफ यहां इंड्यूस होगा सेकेंडरी के अंदर ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन अगर यहां डीसी होता तो डीसी कांस्टेंट है, डीसी कांस्टेंट रहेगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा सेकेंडरी में, और इसीलिए कोई ईएमएफ इंड्यूस जब नहीं होगा सेकेंडरी में, तो डीसी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स में। लेकिन एसी को ट्रांसफॉर्मर के यूज से इंक्रीज किया जा सकता है,
डिक्रीज भी किया जा सकता है। स्टेप अप में क्या होगा, स्टेप डाउन में क्या होगा, आगे बढ़ते हैं सीखने के लिए। अभी तक दो बातें आपको क्लियर रही हो। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट लो एसी इनटू हाई और वाइस वर्सा। लो को हाई में कन्वर्ट कर सकता है, हाई को लो में कन्वर्ट कर सकता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो लो को हाई में कन्वर्ट करेगा, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो हाई को लो में कन्वर्ट कर देगा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के प्राइमरी में करंट चेंज होगा, प्राइमरी में जब एसी करंट फ्लो होगा, सेकेंडरी में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है ट्रांसफॉर्मर, और डीसी को ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता, बिकॉज डीसी कांस्टेंट है, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं, कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाएगा, और इसलिए डीसी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स में। अगर ऐसी बात आ गई है ट्रांसफॉर्मर में, तो ट्रांसफॉर्मर की क्या बताइए, कंस्ट्रक्शन बताइए आप। ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए कि कंस्ट्रक्शन कैसी है, कैसा बना हुआ होता है ट्रांसफॉर्मर्स। यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत होंगे भाई, यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। और किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे? पहली बात, मैंने कंस्ट्रक्शन किस तरह की करी है, प्राइमरी और सेकेंडरी को वाइंड किया गया है, वाउंड किया गया है किसी के ऊपर, तो वो एक कोर कंसीडर करी जाए इस तरह से। तो मान लीजिए एक इस तरह की कोर कंसीडर की जाए कि इस कोर के अंदर इस तरह की एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप की कोर है। मैं बताता हूं आपको किस तरह की कोर है ये। भाई बहुत सारी लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया गया है, बहुत सारी लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया गया है इस तरह की कोर को डेवलप करने के लिए। इस तरह की कोर बनाने के लिए मैंने बहुत सारी थिन शीट्स का यूज किया है। थिन शीट्स किस तरह की रही होंगी, थिन शीट्स किस तरह की रही होंगी, मतलब एक लोहे की आयरन की क्या है हमारे पास, इस तरह से शीट्स हैं। तो आयरन की इस तरह की क्या थी भाई, शीट्स हैं मेरे पास, आयरन की इस तरह की शीट है मेरे पास एक, और आप इसे कंसीडर कीजिए इस तरह से। तो ये आयरन की शीट्स है भाई, तो आयरन से बनी हुई ये शीट है मेरे पास, मतलब इस तरह से कि आपने एक पेपर लिया, उसको लैमिनेट किया, फिर दूसरा पेपर, मतलब लोहे की पतली पतली सॉफ्ट आयरन की पतली पतली शीट्स हैं और उन्हें लैमिनेट किया गया है, फिर उन्हें जोड़कर एक मैंने कोर बनाई है। मैं आपको बता दूं, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि छठे चैप्टर में मैंने जाना है कि जब फ्लक्स चेंज होती है किसी मेटल से, एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, हीट प्रोड्यूस करेंगे, वो एनर्जी का लॉस करेंगे, वो एनर्जी के इस लॉस को कम करने के लिए मैंने लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया है। और मैंने लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया है, और इस तरह से फिर मैंने यहाँ पर भाई, यहाँ पर मैंने इस तरह से एक तरफ तो पहली कॉइल को लपेट दिया है इस तरह से, तो एक तरफ पहली कॉइल को यहाँ पर इस तरह से बाउंड किया गया है, और इसके साथ एक एसी सप्लाई लगाई जाएगी। ये इनपुट है, ये प्राइमरी कॉइल है, और एक तरफ मैंने इसको वाउंड कर दिया है इसके ऊपर भाई इस तरह से। तो एक तरफ तो मैंने इस तरह से इसको वाउंड कर दिया है एक साइड पर भाई इस तरह से, एक तरफ इसे वाउंड कर दिया गया है, और दूसरी तरफ मैंने दूसरी कॉइल को वाउंड कर दिया है यहाँ पर। तो दूसरी तरफ दूसरी कॉइल को वाउंड कर दिया है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए, आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए मैंने इस तरह से यहाँ पर एक कोर लगाई है। तो कुछ नहीं भाई, मेरे पास दो कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और मैंने क्या किया, एक इस तरह की कोर है मेरे पास, उसके एक साइड पर मैंने प्राइमरी को लपेट दिया है, दूसरी तरफ मैंने सेकेंडरी को लपेट दिया है। एसी करंट जब इसके अंदर फ्लो करेगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इससे फ्लक्स चेंज होगी, यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस सेकेंडरी कॉइल में, जो आउटपुट बनेगा। अगर आपने स्टेप अप बनाया है, अगर आपने स्टेप अप बनाया है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 हैं। अगर N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसके, प्राइमरी के, और N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसके, सेकेंडरी के।
अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के ज्यादा रखे हैं, सेकेंडरी के कम रखे हैं, तो ये स्टेप डाउन बनेगा, यहां कम वोल्टेज होगी और स्टेप डाउन वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपने स्टेप अप बनाना है तो N1 कम रहे होंगे, N2 ज्यादा रहे होंगे, यहां ज्यादा फ्लक्स चेंज होगी, यहां ज्यादा EMF इंड्यूस होगा और वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेप अप बनाना है या स्टेप डाउन, नंबर ऑफ टर्न्स का ध्यान रखना है आपने बड़ी आसानी से, और मैं भी प्रूव भी कर दिखाऊंगा इस बात को। कंस्ट्रक्शन की बात अगर की गई है तो कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बता दूं, इट कंसिस्ट ऑफ two copper coils, primary and secondary winded over a laminated soft iron core। तो भाई मैंने लैमिनेटेड क्यों यूज करी? पहली बात तो एडी करंट्स को कम करने के लिए लैमिनेटेड शीट्स का यूज क्यों किया है यहाँ पर, ताकि एडी करंट्स को कम किया जा सके। मैंने यहाँ पर सॉफ्ट आयरन का क्यों यूज किया? परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी भाई, याद करिए सोलिनॉइड के अंदर अगर क्या डाल दिया जाए, सॉफ्ट आयरन, तो उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। याद दिला दूं आपको, एक सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई होती है। लेकिन अगर सॉफ्ट आयरन डाल दिया जाए तो ये म्यू आर टाइम्स हो जाएगी। मीडियम चेंज कर दिया, वैक्यूम था अगर सोलिनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, और अगर सॉफ्ट आयरन इंट्रोड्यूस कर दी जाए उसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। जैसे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में डालने से कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इन कॉइल्स को एक सॉफ्ट आयरन पर वाइंड किया है ताकि परमिएबिलिटी बढ़ेगी, तो थोड़े से करंट पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है। तो मीडियम को चेंज किया है, वैक्यूम ना रखकर मैंने सॉफ्ट आयरन का यूज किया परमिएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। मैंने लैमिनेटेड शीट्स यूज करी है क्या करने के लिए? परमिएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। सॉफ्ट आयरन को इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडेड ओवर अ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड to increase permeability and laminated sheets are used to reduce eddy currents। और लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया है एडी करंट को कम करने के लिए। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करी गई है यहाँ पर? ताकि हमने क्या करना, परमिएबिलिटी बढ़ानी है। सॉफ्ट आयरन यूज कर मैंने परमिएबिलिटी बढ़ाई है, और उस सॉफ्ट आयरन को सॉलिड ना लेकर शीट्स थी बहुत सारी लैमिनेट करी और उन्हें जोड़कर बनाया है मैंने इस कोर को, ताकि एडी करंट्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन है, बहुत सिंपल है कंस्ट्रक्शन। इसकी वर्किंग की बात करते हैं, इस सोलिनॉइड में इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या रहेगी। और अब बात इसकी वर्किंग की आई है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। दो तरह के ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और उसके बाद मैंने प्रिंसिपल जाना, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। ये एसी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, लेकिन ये डीसी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है। ट्रांसफार्मर की वर्किंग की बात आई है, तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग की बात आई है। वर्किंग किस तरह से होगी? लेट कर लिया, लेट N1 and N2, let N1 and N2 are the number of turns
आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में n1 और n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी के और n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी के, जब करंट फ्लो होगा, जब इसके अंदर से चेंजिंग करंट फ्लो हो रहा होगा, इसमें एक सेल्फ इंडक्शन देखने को मिला और इसमें एक म्यूचुअल इंडक्शन देखने को मिला, तो दोनों में ईएमएफ है। मैं ईएमएफ की रेशियो जानना चाहता हूं। अगर इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मैं लिख सकता था ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी। प्राइमरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, E1 नाम दिया मैंने उसे, भाई फैराडे ने कहा है n d phi by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एक टर्न से फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, d phi by dt आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n1 है, और माइनस का साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लगाया, वो कहता है अपोज करेगा n1 d phi by dt, n1 d phi by dt माइनस n1 d phi by dt। ये फर्स्ट इक्वेशन भाई, इतना ईएमएफ प्राइमरी में इंड्यूस होगा, इतना ईएमएफ प्राइमरी में इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, और भाई म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, E2 इज इक्वल टू फैराडे ने कहा माइनस n2 d phi by dt, d phi by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है एक टर्न से, और टोटल और नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, तो इतना ईएमएफ सेकंड वाले में इंड्यूस हो जाएगा, तो इतना ईएमएफ सेकंड वाले में इंड्यूस हो जाएगा। भाई मैंने क्या कहा आपको, दोनों में ईएमएफ इंड्यूस की रेशियो जानना चाहता हूं, दोनों में ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला लगा दिया। जब ये एसी करंट होगा यानी चेंजिंग करंट फ्लो होगा, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ लिखा जा सकता था E1 इज इक्वल टू माइनस n1 d phi by dt। फैराडे ने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, उस पर डिपेंड करता है ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो माइनस n1 d phi by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर फ्लक्स है, माइनस n1 d phi by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फैराडे लॉ लगाया है। पहली कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, माइनस n1 d phi by dt, दूसरी में कितना इंड्यूस होगा, माइनस n2 d phi by dt। अगर दोनों में d phi by dt सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, सेम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर सेम है, तो भाई मैं आपको ये बता दूं, कंपेयर कर दिया भाई मैंने दोनों को, मैंने डिवाइड कर दिया सेकंड को, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया मैंने, और E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू, E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू, भाई अगर डिवाइड करूं d phi by dt से d phi by dt कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बस यही ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है, यही ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है। इसी को फॉर्मूला कहते हैं कि भाई E2 by E1 इज इक्वल टू N2 by N1 आ गया है। अगर बनाना चाहते थे आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, अगर आप बनाना चाहते थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे बनेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब E2 बड़ा होना चाहिए E1 से। आप चाहेंगे इनपुट में वोल्टेज कम हो और आउटपुट में ज्यादा हो, E2 ज्यादा चाहेंगे आप E1 से, फाइनल बढ़ाना ज्यादा चाहते हैं, आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज चाहते हैं आप, और इनपुट में कम है, E2 ग्रेटर देन चाहते हैं अगर आप E1 से, तो ये रेशियो क्या कह रही है, E2 by E1 बराबर N2 by N1, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आप N2 ज्यादा रखेंगे किससे, N1 से, आप N2 ज्यादा रखेंगे किससे, N1 से। अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी से, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना है, ये इनपुट एसी वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं, अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना चाहते थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए
आपने क्या किया होगा, इनपुट में वोल्टेज ज्यादा रहेगी आउटपुट से, E1 बड़ा रहेगा E2 से, E2 आउटपुट में वोल्टेज कम चाहिए, आपको कम करनी है, तो भाई आपको N1 ज्यादा रखने चाहिए N2 से, और N2 कम होगा N1 से, तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी में कम है तो उधर कम इंड्यूस होगा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। किस रेशो में आप इंक्रीज करना चाहते हैं, किस रेशो में आप डिक्रीज करना चाहते हैं एसी इनपुट वोल्टेज को, उसी रेशो में नंबर ऑफ टर्न्स रखे जाए। यही ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल उसका म्यूचुअल इंडक्शन है, और स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे बनेंगे, ये कैसे पता चला, इसका क्या प्रिंसिपल है। एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह काम करेगा अगर आपने सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा रखी है। एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन की तरह वर्क करेगा अगर आपने सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम रखी है। आपको वोल्टेज इंक्रीज करनी है या आपको वोल्टेज डिक्रीज करनी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखेंगे और कैसा ट्रांसफार्मर बनाएंगे। भाई ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आ गया, बस ट्रांसफार्मर में ये फॉर्मूला बनाने के लिए आपको कहा जाएगा। ट्रांसफार्मर में ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कहा जा सकता है आपको, अगर डेरिवेशन आता है कहा जा सकता है व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन for the EMF ratio of EMF induced in secondary and primary। तो E2 by E1 is equal to N2 by N1 होता है ये रेशियो। ये फॉर्मूला लाकर आप दिखा दीजिए, डेरिवेशन इतना ही होता है, बाकी कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। दो कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं भाई, बहुत सारे अभी तक भी आ चुके हैं कि ये डीसी को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा भी, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डीसी को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज डीसी कांस्टेंट रहता है, कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, इसका तो प्रिंसिपल ही म्यूचुअल इंडक्शन है। ये बात आपको क्लियर है। सॉफ्ट आयरन यूज की गई है परमिएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, और लैमिनेटेड शीट्स यूज करी गई हैं एडी करंट्स को कम करने के लिए, और ट्रांसफार्मर के अंदर भाई मैं बात करूंगा एफिशिएंसी की। भाई एफिशिएंसी की बात करें अगर हम यहां पर, तो एफिशिएंसी की बात करूंगा भाई मैं, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। भाई एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होगी, और एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी होती क्या है भाई, पहली बात भाई इनपुट पावर कितनी है, आप कितनी इनपुट दे रहे हैं इसको, आपने एसी वोल्टेज लगाया है, इनपुट पावर P1 नाम दूं, पावर का फॉर्मूला इसी चैप्टर में आपको पता है, वोल्टेज इनटू में करंट होता है। अगर इनपुट वोल्टेज E1 है और इनपुट करंट I1 है तो इनपुट पावर लिखी जा सकती है E1 इनटू में I1। और अगर आउटपुट पावर की बात करी जाए, अगर आउटपुट पावर की बात करी जाए, अगर आउटपुट पावर P2 लिखी जा सकती है तो आउटपुट वोल्टेज इनटू में आउटपुट करंट लिखी जा सकती है, P2 इज इक्वल टू E2 इनटू में I2 लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपने इनपुट में कितनी पावर दी है, पावर की यूनिट वाट होती है, आपने एक ट्रांसफार्मर को इनपुट में कितनी पावर दी है, आउटपुट में कितनी पावर आपको मिली है, ये बात कर रहा हूं मैं। इनपुट में पावर P1 है जिसे वोल्टेज इनटू में करंट, तो E1 वोल्टेज दी, I1 करंट था प्राइमरी में, तो उसमें पावर हो गई E1 I1। E2 वोल्टेज जो इंड्यूस हुई है, EMF इंड्यूस हुआ है E2 सेकेंडरी में, और I2 सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो आउटपुट में पावर है E2 इनटू में I2। और एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है भाई, ये जानना होता है। एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। आपने 11वीं क्लास में भी हीट इंजन पढ़ा होगा। तो भाई आउटपुट पावर कितनी, भाई आउटपुट में पावर कितनी आपको मिल रही है, आउटपुट में पावर कितनी मिल रही है, और डिवाइडेड बाय इनपुट में पावर कितनी आपने इसे दी थी, और मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए। अगर मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, यानी आउटपुट में लिखा जा सकता है E1 इनटू में I1, E1 E2 इनटू में I2 आउटपुट है, अपॉन में E1 इनटू में I1 ये इनपुट में थी, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मुझे परसेंट में चाहिए, नहीं तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी। भाई मैं आपको बता दूं ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया है, और
अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो जितनी मैंने इनपुट में पावर दी है उतनी ही पावर आपको आउटपुट में भी मिल जाएगी। बट ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा भाई। आप 11th क्लास में पढ़कर आए हैं, ऐसी कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है भाई, ऐसी कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, केल्विन और क्लॉसियस की स्टेटमेंट कहती है ऐसी कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका सोल इफेक्ट क्या हो, 100% वर्क करना हो भाई। जितना इनपुट में दिया गया है उतना आउटपुट में आपको ये दे पाएगा, ऐसा मशीन नहीं बनाई जा सकती भाई। ऐसी मशीन एफिशिएंसी 100% कभी नहीं होती। एक अच्छे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90 से 95-99% हो सकती है, 100% कभी भी नहीं हो सकती है। ईटा कभी भी 100% नहीं हो सकता। मतलब फ्रैक्शन की बात करूं तो ये कभी भी ये 1 नहीं हो सकता भाई, 1 नहीं हो सकता कभी भी ईटा। और पर से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आउटपुट पावर हमेशा इनपुट से कम रहेगी, इसलिए ईटा हमेशा 1 से कम ही रहेगा। ईटा हमेशा 1 से कम ही रहेगा, ईटा हमेशा 1 से कम रहेगा, यानी ईटा 100% से कम ही रहेगा। ईटा 100% से कम ही रहेगा हमेशा। 100% काम कर सके, 100% एफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर, 100% एफिशिएंसी वाला कोई भी डिवाइस मैं फिजिक्स में अभी तक नहीं बना पाया हूं। हो सकता है आप ऐसा कभी कर डालें, देखते हैं। बट हर किसी को काम करने के लिए कुछ न कुछ वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। आप इनपुट में एनर्जी दे रहे हैं, वर्क करते वक्त फ्रिक्शन के कारण और भी बहुत सारे कारण, यहां किस तरह से होगा मैं बताऊंगा आपको। हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे फैन चल रहा है तो एनर्जी का लॉस होता है जरूर, और 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है भाई किसी की। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है, आप यूज कर पाएंगे इस बात को। एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, एफिशिएंसी ईटा 1 नहीं हो सकता, ईटा 1 से हमेशा ही कम होगा। बट न्यूमेरिकल्स करने के लिए मुझे बार-बार न्यूमेरिकल में कहा जाएगा फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। एक आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर बात करी जाए, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर बन गया जिसकी एफिशिएंसी 1 है, जिसका ईटा 100% है, जो एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा है। और ऐसा तो सपनों में ही हो सकता था, और इसलिए मैंने एक सपना देखा कि मैंने एक ट्रांसफार्मर बना दिया है और मैं बच्चों को उसी पर न्यूमेरिकल दूंगा। हालांकि किसी न्यूमेरिकल में यह भी कहा जा सकता है कि एफिशिएंसी 80% है, 60% है, 90% है, लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा एन आइडियल ट्रांसफार्मर। और ऐसा सपनों का ट्रांसफार्मर भाई ख्वाबों में मैंने इसे देखा था। इस ट्रांसफार्मर को मैंने ख्वाब देखा और ये मेरे ख्वाब में आया है फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। एक आइडियल ट्रांसफार्मर मैंने बना डाला जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, यानी जिसकी एफिशिएंसी 1 हो गई है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ईटा 1 हो जाएगा, यानी इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर हो जाएगी, यानी E1 इंटू में I1 बराबर E2 इंटू में I2 हो जाएगा। यानी यहां से E2 अपॉन में E1 की रेशो, E2 अपॉन में E1 की रेशो I1 अपॉन में I2 हो जाएगी। भाई उल्टा हो गया है, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। अगर E2 वोल्टेज ज्यादा है, यानी स्टेप अप बनाया है अगर आपने, तो E2 E1 से बड़ा होगा, तो I1 I2 से बड़ा होगा। भाई क्या लॉजिक है ये, कैसे वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है लेकिन पावर इनपुट और आउटपुट की सेम बना रहा है। भाई अगर स्टेप अप बनाया है तो उसने वोल्टेज बढ़ाई होगी लेकिन करंट घटा दिया होगा ताकि पावर सेम रहे। भाई आइडियल की बात करूं, कोई एनर्जी का अगर लॉस नहीं है, इनपुट पावर आउटपुट के बराबर है। अगर वोल्टेज को बढ़ाया गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने इनपुट वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया है तो करंट को घटा दिया होगा, भी सेकेंडरी का करंट कम हो गया होगा। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो अगर उसने वोल्टेज को कम कर दिया है सेकेंडरी में, तो करंट को इंक्रीज कर दिया होगा।
सो दैट पावर इनपुट और आउटपुट इक्वल है। और यही लॉजिक है इसका, यही बात इस पर बेस्ड है। स्टेप अप में क्या हो रहा है, वोल्टेज को बढ़ाता है ट्रांसफॉर्मर, करंट को कम कर देता है। और स्टेप डाउन क्या करता है, स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है, करंट को बढ़ा देता है। तो ये बात आपको क्लियर है। यहां एफिशिएंसी के फॉर्मूले लिखा, अगर मेरा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, मेरे ख्वाबों का ट्रांसफॉर्मर है, तो ईटा 1 होगा, एफिशिएंसी 100% इनपुट आउटपुट के बराबर होगी। एक और फॉर्मूला आ गया है मेरे पास, E2/E1 इज इक्वल टू I1/I2। तो भाई इन सब को मैं एक ही फॉर्मूले में जोड़ दूं कि मैंने इन सब को जोड़कर एक फॉर्मूला लिख लिया भाई न्यूमेरिकल्स के लिए। मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूं न्यूमेरिकल्स करने के लिए कि थोड़ी देर पहले का डेरिवेशन जो आया था और अभी जो ये फॉर्मूला आया है, इन सब को जोड़कर मेरे पास फॉर्मूला बनता है E2/E1 की रेशो N2/N1 के बराबर आएगी। और यही रेशो I1/I2 के भी इक्वल आ गई है। तो भाई ये सब रेशो को K से डिनोट कर दिया, इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहा जाता है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहा जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाएगी। भाई आपको कहा जाएगा कि एक ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K है, मतलब कुछ दी गई है, तो इसका मतलब वो आउटपुट में यानी सेकेंडरी में वोल्टेज अपॉन में E1, प्राइमरी में वोल्टेज की रेशो है, वो N2 नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो है। भाई बच्चे एक थ्रो में याद कर लेते हैं, फ्लो में E2/E1 is equal to E2/E1 is equal to N2/N1 is equal to, याद रहे, उल्टा हो गया है, I1/I2 हो गया है। E2/E1 is equal to N2/N1 is equal to I1/I2 is equal to K। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाती है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ी है, पलट जाएगा सारा का सारा न्यूमेरिकल यहां पर। अगर आपने गलती से I2/I1 लिख दिया और 2016 में 100 नंबर आने से रह गए मेरे स्टूडेंट के, क्योंकि उसने N2/N1 तक तो बात सही करी थी। E2/E1 is equal to N2/N1 is equal to I2/I1 मत कर देना भाई, I1 अपॉन में I2 रहेगा, तभी न्यूमेरिकल सही होगा। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप जान जाएंगे इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ी है मतलब स्टेप अप है भाई, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम है मतलब स्टेप डाउन है भाई। तो ये फॉर्मूला क्लियर रहे आपको। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है, वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्टेप अप है, डिक्रीज कर रहा है तो स्टेप डाउन है। N2 बड़ा है तो स्टेप अप है, N1 बड़ा है तो स्टेप डाउन है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ी है तो स्टेप अप है, कम है तो स्टेप डाउन है। म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है और सिर्फ AC को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, DC को नहीं कर सकता है। कंस्ट्रक्शन में लैमिनेटेड कोर का यूज, लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया है, एडी करंट्स कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज किया है, परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए। फॉर्मूला E2/E1 is equal to N2/N1 is equal to I1/I2 आया है। और ये फॉर्मूला जो यहां पर आया है, इसके बाद की बात आती है कि ट्रांसफॉर्मर में कुछ एनर्जी के लॉस होते हैं, ट्रांसफॉर्मर में कुछ एनर्जी के लॉस होते हैं। क्वेश्चन में कहा फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर को यूज करूंगा, इनपुट पावर आउटपुट के बराबर रखूंगा, और फॉर्मूला ये यूज किया जा सकता है भाई, ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर सामने अगर आया है, आइडियल नहीं है तो एफिशिएंसी कितनी दी गई है उस पर डिपेंड करता है। और कुछ एनर्जी, क्यों आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं हो सकता, क्यों मेरे ख्वाबों का ट्रांसफॉर्मर नहीं बन सकता, क्यों ऐसा ट्रांसफॉर्मर नहीं बन सकता जिसमें कोई एनर्जी का लॉस ना हो, इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल हो, कोई एनर्जी का लॉस ना हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मर कैसे बन सकता है? मेरे ख्वाबों का ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं बन सकता? क्यों मेरे लिए ये दुखद बात है कि एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा, क्यों एनर्जी का लॉस होगा ही होगा? ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसी किस बात की कमी है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं बन सकता? नंबर एक बात भाई, हम बात करेंगे क्यों नहीं बन सकता। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में किस तरह के एनर्जी के लॉस होते हैं?
ट्रांसफॉर्मर में किस तरह के एनर्जी के लॉस होते हैं। नंबर 1 लॉस एनर्जी का कहलाता है कॉपर लॉस में। नंबर 1 एनर्जी का लॉस कहलाता है कॉपर लॉस कहलाता है, ये नंबर 1 यहां पर। और कॉपर का लॉस भाई कभी अगर मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी को कॉपर की वायर की बजाय एल्युमिनियम की वायर से बना लिया जाए भाई, फिर भी ये कॉपर लॉस के नाम से ही कहलाएगा। कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जूल हीटिंग पर बेस्ड लॉस है। तो ये नहीं है कि एल्युमिनियम लॉस कहें कॉपर लॉस का मतलब नाम मैंने इसलिए रखा कॉपर लॉस इसे इसलिए कहा क्योंकि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी को बनाने के लिए इंडक्टर है वो एक तरह के किसी न किसी वायर का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कॉपर की वायर का यूज किया तो इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है L, बट वो किसी वायर से बना है, उसका रेजिस्टेंस भी है भाई। प्योर इंडक्टर कैसे बनाऊं, नहीं बना पाऊंगा भाई, प्योर इंडक्टर नहीं बना पाऊंगा। ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, एनर्जी लॉस होता है क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने कॉपर की वायर या किसी भी मेटल से बनाई है, हम कॉपर या एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं, तो उसका कुछ न कुछ कंडक्टर का रेजिस्टेंस जरूर होगा। रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो होने पर हीट प्रोड्यूस होगी और जूल हीटिंग के नाम से जानते हैं इस बात को। और ये एक एनर्जी का लॉस है, ये एक एनर्जी का लॉस है। तो एनर्जी लॉस occur due to energy loss occur due to energy loss occur due to heat produced in copper wires due to energy loss occur due to heat produced in copper wires of primary and secondary when current flows तो भाई जब करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी और ये एक एनर्जी का लॉस है। तो इनपुट पावर में से कुछ तो हीट में कन्वर्ट हो गई है जूल हीटिंग के कारण और ये एनर्जी का लॉस है, आउटपुट में वो नहीं आ पाएगी, इसलिए 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। लेकिन कम करने की कोशिश तो करूं, कम करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा ट्रांसफॉर्मर ख्वाबों का ट्रांसफॉर्मर नहीं बन सकता, बट उसके नजदीक पहुंचने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। और उसके नजदीक पहुंचने के लिए था मैं इस लॉस को खत्म नहीं कर सकता क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी को बनाने के लिए मैं किसी कॉपर का यूज करूंगा, कॉपर की वायर का यूज करूंगा कॉइल्स बनाने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस तो जरूर होगा, करंट भी जरूर फ्लो होगा, हीट भी जरूर प्रोड्यूस होगी और लॉस भी जरूर होगा भाई। 100% एफिशिएंसी इसलिए नहीं हो सकती है, लेकिन मैं कम करने की पुरजोर कोशिश कर सकता था। मैंने सारा जोर लगाया, मैंने दिमाग लगाया, आप दिमाग लगाइए और आप ये सोचकर बताइए कि मैं इसको कैसे कम कर सकता था। मैं आपको जानने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप सोच पा रहे हैं कि मैं इस लॉस को कम कैसे कर सकता हूं। मुझे करंट कम करना और मुझे रेजिस्टेंस कम करना चाहिए। रेजिस्टेंस कम कर मैं कुछ हीट का लॉस कम कर सकता हूं, कुछ जूल हीटिंग को कम कर सकता हूं। और अब आप शायद वहां तक पहुंच गए हैं कि रेजिस्टेंस वायर का कम करने के लिए मैं क्या कर सकता था, मैं एरिया बढ़ा सकता था, थिक वायर्स का यूज करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस रो L by A होता है। किसी वायर का रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस कंडक्टर के, उस वायर के एरिया के। इसलिए दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड, दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड। इसे कम करने की कोशिश करी जाए। दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक
थिक वायर्स, भाई ज्यादा एरिया वाली, ज्यादा डायामीटर वाली थिक वायर्स का यूज करूं, इस तरह के लॉस को कम किया जा सकता है। खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन कम किया जा सकता है। पहला लॉस कॉपर लॉस के नाम से जाना जाएगा। वेरियस एनर्जी लॉसेस बताने वाला हूं मैं आपको, कितने तरह के लॉस हो रहे हैं, कितने तरीके हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिससे एनर्जी का लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर में। तो नंबर 1 आपने क्या देखा, कॉपर लॉस होता है वायर्स पे हीट प्रोड्यूस होने के कारण। दूसरा होता है भाई एडी करंट लॉस, भाई दूसरा होता है एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस का मतलब था जो कोर का यूज किया गया है, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस का मतलब है जिस कोर का यूज किया गया है, जिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी को वाइंड किया गया है, उसमें फ्लक्स चेंज होगी और कुछ एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे जिससे हीट प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी का लॉस है भाई एक तरह का। मैं उसे मिनिमाइज कर सकता हूं, आप मुझे बताएंगे सोचकर, मैंने आज के लेक्चर में ही बताया है। आप अपने इस भेजे पर जोर डालिए और मैंने आपको क्या बताया है आज की क्लास में। तो एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। एडी करंट्स का दूसरा नाम फोकाल्ट करंट भी होता है। एडी करंट का एक और नाम होता है फोकाल्ट करंट भाई। तो एडी करंट और फोर्स करंट भी कह सकते हैं हमें। एडी करंट, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ कोर, in the material of core used causes heat loss, causes energy loss in the form of हीट की फॉर्म में। भाई मिनिमाइज कैसे कर सकता हूं, इट कैन बी मिनिमाइज्ड। और आपने अभी तक सोच लिया होगा कि मैंने लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया था, मैंने लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया था ताकि मैं एडी करंट्स को कम कर सकूं। इट कैन बी मिनिमाइज्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग laminated sheets, laminated sheets of metal, laminated sheets of metal instead of solid metallic mass। तो कोई अगर आपको कोर का यूज करना है तो एक हैवी कोर का यूज करने की बजाय अगर आपने लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया होगा तो आपने एडी करंट को मिनिमाइज कर दिया होगा, आपने एडी करंट को मिनिमाइज कर डाला होगा। अगर ऐसा आपने किया होगा तो एडी करंट को आपने मिनिमाइज कर दिया होगा। इसके बाद बात आती है भाई तीसरे एनर्जी के लॉस की, और तीसरा लॉस है भाई यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस। भाई आप इसे और अच्छे से समझ पाते, आप इसे और अच्छे से समझ पाते अगर 5वें चैप्टर से सिलेबस नहीं काटा गया होता, क्योंकि हमने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में नहीं पढ़ा। वहां हिस्टेरिसिस कर्व होता है कि कैसे परमानेंट मैग्नेट बनती हैं और कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि स्टील है, आयरन है, निकल है, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट का एलॉय, मतलब जिन्हें मैग्नेट बनाया जा सकता है, अगर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो मैग्नेट बन जाते हैं। एक तरफ नॉर्थ बनाएंगे, एक तरफ साउथ। यहां ट्रांसफार्मर में एसी करंट यूज किया गया है जो अपनी डायरेक्शन एक फिक्स टाइम के बाद रिवर्स कर देगा। एक तरफ नॉर्थ बना, एक तरफ साउथ बना था। एक मिनट, जो कोर यूज करी गई है जिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी को वाइंड किया गया है, वो कोर एक मटेरियल है और वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब वो मैग्नेट बन जाएगा क्योंकि वो प्राइमरी के अंदर रखा हुआ है, प्राइमरी उसके ऊपर वाइंड करी गई है, यानी वो एक तरह से सोलिनॉइड के अंदर है और वो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ बना लेगा जब करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण। लेकिन जब एसी करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो वो मैग्नेटिक मटेरियल एक इधर नॉर्थ बना रहा था इधर साउथ, वो भी पलटेगा, दूसरी तरफ नॉर्थ बनाना चाहेगा साउथ, फिर दोबारा करंट रिवर्स होगा। वो मैग्नेट बार बार मैग्नेट बन रही, वो मटेरियल बार बार मैग्नेट बन रहा है।
फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट बनने के लिए, फिर उधर से डीमैग्नेटाइज, बार बार उसे मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। और बस आप इतना समझ लीजिए, इस लॉस को कम करने के लिए मैं सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करता हूं, स्टील का यूज नहीं करूंगा, मैं निकल का यूज नहीं करूंगा, मैंने सॉफ्ट आयरन यूज किया है क्योंकि उसमें ये लॉस कम होता है। खत्म नहीं कर पाऊंगा भाई, कोई भी लॉस ऐसा नहीं है जिसे जीरो किया जा सके, सिर्फ कम करने की पुरजोर कोशिश की जा सकती है। हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब ये था एनर्जी लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, एनर्जी लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन of core used in each cycle of AC। तो भाई ऑल्टरनेट करंट अपनी हर साइकिल में डायरेक्शन चेंज कर रहा है और इससे मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी का लॉस हो रहा है। इस लॉस को कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज दिस लॉस। और इस लॉस को कम करने के लिए आप सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे। तो इस लॉस को कम करने के लिए आप सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे। और चौथा लॉस है भाई, यहाँ पर आप भी सोचेंगे कि जिसमें इतने लॉस हो रहे हैं वहां आइडियल ट्रांसफॉर्मर, मेरे ख्वाबों का ट्रांसफॉर्मर कैसे बन सकता था। तो अगला लॉस है भाई यहाँ पर, चौथा लॉस फ्लक्स लीकेज। भाई यहाँ पर फ्लक्स लीकेज होती है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये लॉस क्या होता है, या फिर पूछा जा सकता है इस लॉस को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। फ्लक्स लीकेज का कारण ये था कि अगर आपने अलग अलग कॉइल्स पर, अगर आपने अलग अलग कोर पर इस तरह से वाउंड किया गया है भाई, अगर मान लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी को इस तरह से वाउंड किया गया है, मान लीजिए कि भाई ये एक कोर यूज करी गई थी, इस पर यहां पर प्राइमरी को वाउंड किया गया है, तो ये प्राइमरी को वाउंड किया गया है और यहां पर सेकेंडरी को वाउंड किया गया अगर मान लो, तो भाई बहुत यहां से फ्लक्स पास होगी, बहुत सारी फ्लक्स ऐसी होगी जो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो एनर्जी का क्या है, लॉस है। और इसे कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए था भाई, आप सेकेंडरी को वाउंड करेंगे, आप सेकेंडरी को वाउंड करेंगे, इसी के ऊपर प्राइमरी को भी वाउंड कर देते अगर आप, और ऐसे करने पर एनर्जी का लॉस कम होता। तो क्योंकि अब सारी की सारी, अब सेकेंडरी को प्राइमरी के अंदर रख दिया गया है, सारी की सारी फ्लक्स पास हो रही है, फ्लक्स की लीकेज मैंने कम कर दी है। तो भाई कुछ फ्लक्स यूज में नहीं आ रही थी इस केस में कि ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी इसके लिए फ्लक्स नहीं बन पा रही है, कुछ फ्लक्स का लॉस हो रहा है एयर में, वही फ्लक्स का लॉस है। तो फ्लक्स लीकेज लॉस due to leakage of flux in air, loss due to leakage of flux in air। ऐसा जरूरी नहीं कि सारी की सारी फ्लक्स पास हो रही हो सेकेंडरी से, कुछ लॉस हो रहा होगा, यही फ्लक्स लीकेज का लॉस कहलाता है। इसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी minimized by winding primary and secondary one over other। तो एक को दूसरे पर वाइंड किया जाए, ऐसा कर आप इस तरह के फ्लक्स लीकेज वाले लॉस को मिनिमाइज कर पाएंगे, आप इसे कम कर पाएंगे। और भाई ये पांचवा लास्ट केस जो है, और इसे कहते हैं हमिंग लॉस में, इसे कहते हैं हमिंग
हमिंग लॉस का मतलब ये था कि भाई जब एसी फ्लो करता है तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं ये कई लेंथ में बढ़ती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं, घटती है, इस तरह से वाइब्रेशंस होती हैं बहुत फास्ट इनके अंदर, और वो वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है, हमिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, और आपको एक वाइब्रेटरी आवाज साउंड सुनाई देती है, जैसे सांप की आवाज होती है ना, वो फन जब इस तरह से करता है, सिजलिंग सी साउंड सुनाई देती है। किसी ट्रांसफार्मर के पास वाइब्रेशनल साउंड होती है। आप किसी डिवाइस को देखेंगे, बहुत सारे डिवाइस के पास जाकर आप देखेंगे कान लगाकर, तो एक सिजलिंग सी साउंड आपको सुनाई देगी, और वो साउंड भी तो एनर्जी का लॉस है भाई, यानी कुछ एनर्जी ही तो साउंड में कन्वर्ट हुई होगी भाई इस तरह से। तो इसलिए लॉस अकर इन द form of humming sound produced due to contraction and expansion of primary and secondary cores, primary and secondary cores। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कोर का एक्सपैंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना, इससे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी का लॉस है। ये सारी बातें ट्रांसफार्मर के लिए थी जो मैंने आपके सामने कंप्लीट की हैं। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो इनकी वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, स्टेप अप हो सकता है, स्टेप डाउन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, वर्किंग है, फॉर्मूला क्या आया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, किस तरह के एनर्जी के लॉस होते हैं, और अब सब कुछ समझा डालने के लिए, अब सारे फॉर्मूले क्लियर कर देने के लिए एक न्यूमेरिकल है। अब सारे फॉर्मूले क्लियर कर देने के लिए एक न्यूमेरिकल में आपका ध्यान क्वेश्चन पर बड़े ही जबरदस्त तरीके से आना चाहिए। क्या कहा गया? एन आइडियल ट्रांसफार्मर of number of turns in primary, of number of turns in primary 100, and transformation ratio is also 100. Transformation ratio is also 100। एक आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी 100 है। इनपुट वोल्टेज एंड पावर 220 वोल्ट और 1100 वाट दी गई है आपको। ये बातें आपको गिवन है यहाँ पर। नंबर एक बात आपसे पूछा है, नंबर ऑफ टर्न्स बताइए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में बताइए, सेकेंडरी में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। आपसे पूछा गया है वोल्टेज इन सेकेंडरी बताइए, आपसे पूछा गया है वोल्टेज इन सेकेंडरी बताइए, सेकेंडरी में वोल्टेज कितनी होगी। आपसे पूछा गया है करंट इन प्राइमरी, आपसे पूछा गया है करंट इन प्राइमरी, आपसे पूछा गया प्राइमरी में करंट कितनी होगी। नंबर 4 बात आपसे पूछा गया करंट इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में करंट कितना होगा, सेकेंडरी में करंट कितना होगा। और 5वीं बात पावर इन सेकेंडरी, सेकेंडरी की पावर कितनी होगी। ये 5 बातें इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई और 3 नंबर का या 2 नंबर का न्यूमेरिकल, क्योंकि ये बहुत आसान है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में प्रिंसिपल, वर्किंग या फॉर्मूला या कंस्ट्रक्शन या कोई लॉस पूछा गया होगा और साथ में न्यूमेरिकल जोड़ दिया जाए तो 5 नंबर का बन जाएगा इस तरह से। और भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए गिवन चीजें पता होनी चाहिए। भाई हमें गिवन है N1, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की 100 है, आप सभी कर सकते हैं और बिना सॉल्यूशन देखे पहले आप करने की कोशिश करें कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की N1 है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी K की वैल्यू 100 है,
इनपुट में वोल्टेज यानी E1 की वैल्यू 220 वोल्ट है, इनपुट में पावर यानी P1 की वैल्यू 1100 वाट है। फर्स्ट बात पूछी गई नंबर ऑफ टर्न्स बताइए सेकेंडरी में, भाई N2 बाई N1 को ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं और ये K के इक्वल होती है। नंबर ऑफ टर्न्स N2 सेकेंडरी में फाइंड आउट करनी है, N1 प्राइमरी में 100 है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी 100 है। और ऐसा है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स 10,000 होंगी भाई, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स 10,000 रही होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में 10,000 रही होंगी। 100 नंबर 100 थी नंबर ऑफ टर्न्स किसकी, प्राइमरी की। मैं इनपुट वोल्टेज को 100 गुना इंक्रीज करना चाहता हूं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, 100 टाइम्स इंक्रीज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने 100 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स रखी हैं। सेकेंडरी की बात करेंगे इस तरह से, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स मैंने इस तरह से 100 टाइम्स रखी है, 10,000 रखी गई है। दूसरा पार्ट क्या पूछा गया, सेकेंडरी की वोल्टेज बताइए भाई, E2 बाई E1 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिखा जा सकता है। E2 अपॉन में 220 वोल्ट इनपुट में है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 100 है तो भाई 22,000 वोल्ट जनरेट करना चाहते हो भाई आप यहाँ पर। 220 वोल्ट है इनपुट में और मैं आउटपुट में 22,000 वोल्ट चाहता हूं, 100 गुना इंक्रीज करना चाहता था भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। नंबर 3 बात पूछा गया अभी हमसे, करंट बताइए प्राइमरी में I1 की वैल्यू बतानी है। यहां पर N2 की वैल्यू बतानी थी, यहां पर E2 की वैल्यू बतानी थी और यहां पर I1 बताना है। I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिखा जा सकता है, बट I1 भी नहीं पता, I2 भी नहीं पता, K पता है, ये फॉर्मूला तो नहीं लग पाएगा, दो चीजें नहीं पता अभी तो। और इसलिए मैंने ये कहा इनपुट पावर आपको गिवन है और वो E1 इनटू में I1 होनी चाहिए, यानी I1 बराबर P1 अपॉन में E1 होना चाहिए। इनपुट पावर 1100 वाट है, इनपुट वोल्टेज 220 है, 5 एंपियर करंट था भाई प्राइमरी के अंदर, इसका मतलब प्राइमरी में करंट 5 एंपियर था, इसका मतलब है। और इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, I1 के बाद आपसे फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया, सेकेंडरी में करंट यानी I2 पूछा गया। अब तो I1 पता चल गया आपको, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K, हेंस I2 इज इक्वल टू I1 अपॉन में K। I1 5 आया, ट्रांसफॉर्मेशन 100 है और 0.05 एंपियर। और देखिए प्राइमरी में वोल्टेज थी 220 और करंट था 5, सेकेंडरी में वोल्टेज कर दी 100 टाइम्स 22,000 और सेकेंडरी में करंट 100 टाइम्स कम कर दिया, यानी वोल्टेज बढ़ाई है तो करंट कम कर दिया और वोल्टेज अगर घटाएगा तो करंट बढ़ा देगा, ताकि इनपुट पावर आउटपुट के इक्वल रहे, आइडियल ट्रांसफार्मर की जब बात हो रही है। पांचवी बात पूछी गई है आउटपुट पावर बताइए। वैसे तो E2 भी आपके पास है और I2 भी आपके पास है, P2 इज इक्वल टू E2 I2 कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं, क्वेश्चन में पहले ही वर्ड पर ध्यान दीजिए, एन आइडियल ट्रांसफार्मर में, इसलिए जो इनपुट में पावर होगी वही आउटपुट में पावर होगी, यानी इनपुट में 1100 वाट है तो आउटपुट में भी 1100 वाट है। आइडियल नहीं होता तो फाइंड आउट कर देते भाई इस तरह से। तो ये बात है कि भाई हम इस तरह से ये न्यूमेरिकल किया और बिल्कुल इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और आप उन सब की प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। मैं एक और बात बता दूं कि ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किया गया है। यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो भाई यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो ट्रांसफार्मर बहुत ही एक जबरदस्त डिवाइस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। वेल्डिंग मशीन में आपको बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है, करंट बहुत ज्यादा चाहिए जूल हीटिंग के लिए और वोल्टेज को कम कर करंट को हाई किया जाता है, वेल्डिंग मशीन में यूज किया जा सकता है। वेल्डिंग मशीन में एक बॉक्स लेकर आते हो, वो ट्रांसफार्मर है उनका, वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है इस तरह से। और भी बहुत सारी जगह जहां वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करनी हो, मोबाइल चार्जर में आपके मोबाइल चार्जर 220 को कम कर रहा है तो वहां ट्रांसफार्मर का यूज है। और जहां पर पावर स्टेशन था
पावर स्टेशन यानी जहां पर पावर प्लांट लगाया गया है, जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी से या डैम से पानी गिराकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है, 6600 वोल्ट की प्रोड्यूस करी गई, 6600 वोल्ट की यूज करी गई, 6600 वोल्ट प्रोड्यूस किया गया। लेकिन भाई एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर इसे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर इसे 1,32,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। इसे 1,32,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया पावर सप्लाई करने के लिए। भाई वो जो एग्रीकल्चर लैंड्स पर आप बड़े बड़े टावर देख रहे हैं, वो बड़ी बड़ी वायर्स जो गई हुई हैं, वो बड़ी बड़ी वायर्स जो गई हुई हैं, वो बड़ी बड़ी वायर्स में 1,32,000 वोल्ट है। भूल कर भी नहीं जाना चाहिए किसी को डराने के लिए। भाई तो 1,32,000 वोल्ट में क्यों कन्वर्ट किया भाई? जब घर में 220 वोल्ट चाहिए था तो यहाँ 220 वोल्ट जनरेट कर 220 पर ही क्यों नहीं भेजा? भाई मैं हाई वोल्टेज पर एसी की ये एक और एडवांटेज है भाई, पावर लॉस, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है I² इनटू में R। भाई करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पावर का क्या होगा? लॉस। करंट को कम रखकर मैं क्या चाहता हूं? पावर ट्रांसमिशन करना चाहता हूं, तो एसी को AC transmitted to long distances, AC transmitted to long distances at high voltage, at high voltage to reduce loss of energy। भाई इतने लंबे किलोमीटर तक अगर मुझे भेजना है, अगर मुझे दिल्ली से हरियाणा या हरियाणा से दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वायर्स में इतना रेजिस्टेंस होगा, और इतने ज्यादा जो है वो लंबे डिस्टेंस पर बहुत सारी एनर्जी का तो लॉस ही हो जाएगा हीट की फॉर्म में। फिर भाई क्या भेजा जाएगा दूसरे एंड पर? भाई तो इसीलिए मैंने एसी को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट किया है, करंट को कम किया है, हीट कम प्रोड्यूस होगी और ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मिनिमाइज किया है भाई, खत्म नहीं कर सकता था। तो ये एसी की एडवांटेज है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस एट हाई वोल्टेज यूजिंग ट्रांसफार्मर्स में। तो जहां जनरेट किया था वहां तो 6600 वोल्ट किया भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया, 1,32,000 वोल्ट पर मैंने इसे कन्वर्ट किया, या कुछ और भी वोल्टेज हो सकती है, ये एक एग्जांपल और जनरल केस है भाई। इतनी हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट किया गया और फिर ये पावर स्टेशंस पर पहुंच गई है। जैसे हमारे नजफगढ़ के पास साईं बाबा पर ये पावर स्टेशन है। यहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने के बाद फिर इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कर मैंने 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया भाई। तो 1,32,000 वोल्ट से 11 पे ले आया, क्योंकि गलियों में और सड़कों पर ट्रांसमिशन इसका होगा पोल्स पे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू, वहां इतनी हाई वोल्टेज डेंजरस हो सकती है भाई यहाँ पर डोमेस्टिक एरिया में। तो 11,000 वोल्ट पर लाने के बाद हर एक खंबे पे फिर एक और लगा हुआ था स्टेप डाउन भाई, एक और स्टेप डाउन लगा हुआ है जिसने 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर हमारे घर में सप्लाई भेज दी है, जिसने 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर हमारे घर तक सप्लाई ले आया है। और इस तरह से वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कारण क्या है भाई? मैं एसी को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करना चाहता हूं एनर्जी के लॉस को कम करने के लिए। इसलिए बाहर BSES ने ऊपर जो वायरिंग भेजी है वो 11,000 वोल्ट पर भेजी है। उसके बाद हर पोल पर ट्रांसफार्मर रखा गया है जहां पर कनेक्शन हमें दिया गया है, तो भाई 220 वोल्ट कर वो भेज देता है हमारे घर में। 220 वोल्ट पूरे हिंदुस्तान में हर एप्लियंस 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाया गया है। मेट्रो 22,000 वोल्ट पर चल रही है। मेट्रो ट्रेन के ऊपर एक वायर गई हुई है इस तरह से, और उस वायर के टच में रहता है स्लाइडर वोल्टेज लेने के लिए, और वो 22,000 या 25,000 वोल्ट होगा। 22,000 है मेट्रो के लिए, और 25,000 वोल्ट सप्लाई वगैरह हो सकती है हाई वोल्टेज पर भाई इस तरह से।
तो ट्रांसफॉर्मर्स यूज किए जाते हैं इस तरह से, और ये इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, बहुत जरूरी है ये हमारे लिए भाई। इस तरह से ट्रांसफॉर्मर का खासियत है भाई। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कितनी तरह का होता है, प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन में किन बातों का ध्यान रखा गया, एनर्जी के लॉस किस तरह से कम करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को देखें, बहुत समझदारी से देखें, बहुत कंसंट्रेशन से देखें। ट्रांसफॉर्मर नहीं भूलेंगे आप कभी भी, कोई मार्क्स नहीं कर सकते आपके ट्रांसफॉर्मर में, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस को कर ट्रांसफॉर्मर 5 नंबर की चीज है, कभी पेपर में आया ये नंबर नहीं कर सकते भैया आपके। थैंक्स गाइस।